नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनबीएच टाइम्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 विच कैन बी डिफाइंड एज कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू कंडक्ट एंड एथिक्स। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो कंडक्ट है वो सर्विस के दौरान कैसा होना चाहिए, उस पर क्या लिमिटेशंस हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल 1 टॉक्स अबाउट सॉ टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। अगर टाइटल की बात करें, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 एंड दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस इफेक्टिव सिंस नोटिफिकेशन इन 1964। 1964 में कंडक्ट रूल्स के नोटिफिकेशन के बाद ये इफेक्ट में आ गए थे और इसके पहले जो भी प्री एग्जिस्टिंग रूल्स थे दे वर रिपील्ड। अगर इनके स्कोप की बात करें, एप्लीकेबिलिटी की, अप्लाइज टू एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। अगर कोई पर्सन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करता है तो उनके ऊपर सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू होते हैं। आगे चलेंगे। रूल 1 में ही स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड क्लासेस का जिक्र किया गया है। रेलवे सर्वेंट्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन रेलवे एक्ट 1890। तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो रेलवेज में काम करते हैं, साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विसेज, मेंबर्स ऑफ आईएएस, आईपीएस गवर्न बाय देयर ऑन स्पेसिफिक रूल्स। रेलवे बोर्ड, पर्संस होल्डिंग पोस्ट सब्जेक्ट टू रेलवे सर्विसेज। तो रेलवे के अपने खुद के कंडक्ट रूल्स होते हैं। आगे चलेंगे। नॉन गेस्टेड इंडस्ट्रियल स्टाफ के ऊपर कंडक्ट रूल्स में स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, जैसे कि रूल 4, 6, 7 डू नॉट अप्लाई टू स्टाफ विद पे लेस देन और इक्वल टू 500, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन यूनियन की बात की गई है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी की बात करें तो ऐसे एम्प्लॉय जो पोर्ट्स, डॉक्स, वार्फ्स और जेटीज में काम करते हैं उनके ऊपर ये स्पेसिफिक रूल्स लागू नहीं होंगे। साथ ही साथ डिफेंस कैटेगरी में, डिफेंस इंस्टॉलेशंस में एक्सेप्ट ट्रेनिंग यूनिट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे इरिगेशन, इलेक्ट्रिक पावर, पब्लिक वर्क्स और प्रोडक्शन में माइंस और फैक्ट्रीज में काम करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनकी पे लेस देन और इक्वल टू 500 है, हालांकि ये रेट पुराना है, उनके ऊपर स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, जिनमें रूल्स 4, 6, 7 और 12 आते हैं। आगे चलेंगे। रूल 2 में कुछ की डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले देखेंगे द गवर्नमेंट मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एनी सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, जो हमने पहले भी देखा था। नोट में देखेंगे इंक्लूड्स सिविलियंस इन डिफेंस सर्विस एंड दोज ऑन डेपुटेशन टू कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज और कॉर्पोरेशन। तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो डिफेंस सर्विस में सिविलियन पोस्ट पर हैं या फिर डेपुटेशन में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में गए हुए हैं, किसी कंपनी, लोकल अथॉरिटी या कॉर्पोरेशन में, उनको एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट डिफाइन किया गया है कंडक्ट रूल्स में। आगे चलेंगे। रूल 2 के सब रूल सी में फैमिली की डेफिनेशन दी गई है। फैमिली में स्पाउस की मीनिंग है हस्बैंड और वाइफ वेदर रिजाइडिंग टुगेदर और नॉट अनलेस लीगली सेपरेटेड बाय कोर्ट। तो स्पाउस का मतलब होगा फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में हस्बैंड और मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में वाइफ, चाहे वो साथ में रह रहे हो या नहीं, अनलेस लीगली सेपरेटेड बाय कोर्ट। कंडीशन ये है अगर उनको कोर्ट से लीगली सेपरेट कर दिया गया है तो वो स्पाउस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बात करें अगर चिल्ड्रन की, सन, डॉटर, स्टेप सन और स्टेप डॉटर होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहाँ पर जो भी सन या डॉटर्स हैं इंक्लूडिंग स्टेप सन और डॉटर, कंडीशन है दे शुड बी होली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर वो होली डिपेंडेंट नहीं है तब वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। चिल्ड्रन के केस में एक एक्सक्लूजन को देखेंगे, चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड नो लॉन्गर डिपेंडेंट और हुज कस्टडी इज डिप्राइव्ड बाय लॉ। तो ऐसे चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट नहीं है और साथ ही साथ अगर कोर्ट ने उनकी कस्टडी को किसी और को दे दिया है तो ऐसे में वो चिल्ड्रन फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। कई बार हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ का जब सेपरेशन होता है तो कोर्ट अपने ऑर्डर में बच्चों की कस्टडी पर्टिकुलर पर्सन को देता है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को कस्टडी नहीं मिली है तो वो बच्चे उसकी फैमिली का पार्ट नहीं होंगे। साथ ही साथ एनी पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज होली डिपेंडेंट ऑन द सर्वेंट और स्पाउस। तो कोई भी व्यक्ति जो ब्लड रिलेशन में है या फिर मैरिज की वजह से रिलेटेड है और साथ ही साथ होली डिपेंडेंट है तो वो भी फैमिली का पार्ट होगा। आगे चलेंगे। रूल 3 में जनरल कंडक्ट पेयर्स की बात की गई है और इसको समझना बहुत आसान है, जो हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इस सेक्शन में मोरल वैल्यूज और एथिक्स की बात की गई है। एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमसे किस तरह की एक्सपेक्टेशन है। पहले देखेंगे एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन कंप्लीट मोरल अपराइटनेस एंड ऑनेस्टी एट ऑल टाइम्स। तो जो हमारी इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है, वो हमारी सर्विस के लिए और डिपार्टमेंट के लिए होनी चाहिए। डिवोशन टू ड्यूटी, फुल कमिटमेंट एंड प्रोफेशनल डिलीजेंस इन ऑल असाइन टास्क। तो जो भी हमें ड्यूटी असाइन की गई है, जो भी हमारा वर्क है, उसको हमें फुल कमिटमेंट और डिलीजेंस के साथ, अपनी फुल कैपेसिटी के साथ करना चाहिए। फिर देखेंगे बिकमिंग कंडक्ट
डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसा हमें कोई भी काम नहीं करना है जो हमें गवर्नमेंट सर्वेंट बने रहने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो यहाँ पर मिसकंडक्ट की बात की गई है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट से एक्सपेक्टेड नहीं है। आगे चलेंगे। स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की बात की गई यहाँ पर। अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको मेंटेन रखना है और उनको रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज सॉवरेनिटी। डिफेंड एंड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो देश की संप्रभुता और अखंडता इनको भी हमें मेंटेन रखना है। सेफगार्ड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेन डिसेंसी एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी। तो देश की सुरक्षा और साथ ही साथ जो मोरल वैल्यूज हैं उनमें भी हाई स्टैंडर्ड्स हमें मेंटेन रखना है। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रलिटी की। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्टी एज वेल एज क्रूशियली वन मस्ट मेंटेन एब्सोल्यूट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। तो जो भी हम ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं उसमें हाई एथिकल स्टैंडर्ड और ऑनेस्टी होनी चाहिए। हमें ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से काम करना है और साथ ही साथ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन रखना है। आगे बात की गई है मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी की। 100% ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ये गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी है। प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। अपने वर्क में किसी भी केस की मेरिट, साथ ही साथ फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी को हमें मेंटेन रखना है। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑल ऑफिशियल एक्शंस एंड डिसीजंस। तो अपने एक्शन और डिसीजंस में हमें जवाबदेही के साथ काम करना है, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना है, साथ ही साथ पारदर्शिता को भी मेंटेन रखना है, विच इज ट्रांसपेरेंसी। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है पब्लिक रिस्पॉन्सिवनेस की। रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक नीड्स पर्टिकुलरली द वीकर सेक्शन। तो जो भी पब्लिक के नीड्स हैं उन्हें हमें एड्रेस करना है, स्पेशली जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो भी ड्यूटी असाइन है उन केसेस को आपको प्रायोरिटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखना चाहिए। अगर बिहेवियर की बात करें, मेंटेन कर्टसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक। साथ ही साथ डिसीजन सोलली इन पब्लिक इंटरेस्ट, यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं। और साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली हमें इस्तेमाल करना है, उनका रैशनल और जुडिशियस इस्तेमाल होना चाहिए। रेकलेसली हमें कोई भी रिसोर्सेज को यूज नहीं करना है। आगे चलेंगे। सब रूल 13 में बात की गई है प्राइवेट इंटरेस्ट की। डिक्लेयर इंटरेस्ट रिलेटिंग टू पब्लिक ड्यूटीज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट। तो हमें पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी में रखना है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको हमें इस तरह से सॉल्व करना है जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रह सके। अगर बात करें ऑब्लिगेशंस की, नॉट प्लेस सेल्फ अंडर फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशंस टू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस विच में इन्फ्लुएंस ड्यूटीज। तो हमें किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन उनसे किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं लेना है जिनकी वजह से आपकी ड्यूटीज अफेक्टेड हो सकती हैं। अगर पोजीशन की बात करें, नॉट मिसयूज पोजीशन एज अ सिविल सर्वेंट और टेक डिसीजंस टू डिराइव मटेरियल बेनिफिट्स फॉर सेल्फ और फैमिली। तो हमें अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ सेल्फ के या फैमिली के मटेरियल बेनिफिट्स के लिए हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है। आगे चलेंगे। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात की गई है। मेक चॉइसेस, डिसीजंस एंड रिकमेंडेशंस ऑन मेरिट अलोन। तो ऐसे में हमारे डिसीजन मेरिट बेस्ड होने चाहिए, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट में। एक्ट विद फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, स्पेशली द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड। इसको हमने पहले भी देखा है। फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी के साथ हमें काम करना है और जो भी डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनके राइट्स को ध्यान में रखना है। अगर बात करें लीगल कंप्लायंस की, रिफ्रेन फ्रॉम एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू लॉ, रूल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। तो ऐसे हमें कोई भी काम नहीं करने हैं जो एस्टैब्लिश्ड लॉ, रूल और प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट हो। मेंटेन डिसिप्लिन एंड इंप्लीमेंट लॉफुल ऑर्डर्स ड्यूली कम्युनिकेटेड। तो हमें डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना है, साथ ही साथ लॉफुल ऑर्डर्स को ही इंप्लीमेंट कराना है और उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है। अगर बात करें कॉन्फिडेंशियलिटी की, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट स्टेट सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रॉम प्रीजुडिशियल डिस्क्लोजर। तो ऐसे में हमें अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है, साथ ही साथ देश की सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी हमें सेफ रखना है। कोई भी फैक्ट डिस्क्लोज करने से पहले ये हमारे ध्यान में होना चाहिए कि इस तरह की इंफॉर्मेशन से हमारे देश का कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट वन इज परफॉर्म एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। तो डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म आपके वर्क में होना चाहिए, जो भी आपकी बेस्ट एबिलिटीज हैं उसके हिसाब से। आगे चलेंगे। तो अभी हमने कोर मोरल और एथिकल वैल्यूज को देखा। आगे हम डिस्कस करेंगे चेन ऑफ डायरेक्शन को। जब हायर अथॉरिटी से कोई भी डायरेक्शन आता है तो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है वो आगे हम देखने वाले हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस एंड देयर वैलिडेशन। सबसे पहले बात करें राइटिंग फर्स्ट। तो जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं उनको कोई भी इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर्म में देना चाहिए। डायरेक्शन शुड ऑर्डिनरली बी इन
इन राइटिंग। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई ओरल डायरेक्शन दिया जा रहा है तो उसमें क्या कंडीशन होगी, ओनली इफ अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल कंडीशन में ही ओरल डायरेक्शन दी जा सकती है। सुपीरियर मस्ट कंफर्म इन राइटिंग इमीडिएटली, भले ही ओरल डायरेक्शन दी गई हो लेकिन जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसके बाद उन ओरल डायरेक्शन को राइटिंग में सर्कुलेट किया जाएगा। अगर सबऑर्डिनेट की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी है ओरल डायरेक्शन को रिटन में लेना। सबऑर्डिनेट मस्ट सीक रिटन कंफर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर ओरल डायरेक्शन दी गई है तो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल सुपीरियर ऑफिशियल से रिटन कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट कर सकता है। आगे देखेंगे, हैबिचुअल फेलियर टू परफॉर्म टास्क विद इन सेट टाइम इंडिकेट्स लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की हैबिट बन गई है किसी भी काम को टाइमली न करना तो इसको लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी माना जाएगा। आगे चलेंगे, रूल 3 टॉक्स अबाउट प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। देयर शुड बी नो डिलेज एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ वर्क। किसी भी वर्क को आपको टाइमली कंप्लीट करना है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्ट इन अ डिसकर्टियस मैनर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करते समय आपसे सभ्य और उदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है। बिलफुल कॉजेज ऑफ डिले और एडॉप्शन ऑफ डायलेटरी टैक्टिक्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर दीज कंडक्ट रूल्स। जानबूझकर अगर आप किसी वर्क में डिले करते हैं या फिर उसको डिले करने के लिए कुछ हथकंडे अपनाते हैं तो उसको कंडक्ट रूल्स में एक्सेप्टेबल नहीं माना गया है। आगे चलेंगे, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, इसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अपने एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, साथ ही साथ एज ऑफ मैरिज एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो यहाँ पर जो एज ऑफ मैरिज है गर्ल्स की 18 ईयर्स, बॉयज की 21 ईयर्स, उसके हिसाब से हमें मैरिज करनी है, चाइल्ड मैरिज को अवॉइड करना है। साथ ही साथ जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है उनकी रोकथाम के लिए भी एफर्ट्स करने हैं। आगे चलेंगे, रूल 3C काफी इंपॉर्टेंट है, विच टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। तो ऐसे में जो फीमेल कोवर्कर्स हैं उनको सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट देना हेड ऑफ ऑफिस और साथ ही साथ जो भी मेल कोवर्कर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जीरो टॉलरेंस की। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ एनी वुमेन एट एनी वर्क प्लेस। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन चार्ज ऑफ अ वर्क प्लेस शैल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट टू एनी वुमेन एट द वर्क प्लेस। तो यहाँ पर वर्क प्लेस के इंचार्ज की भी जिम्मेदारी है वो इस तरह से स्टेप्स ले जिससे कि इस तरह की इंसिडेंट ना हो। आगे चले, यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया है। हरासमेंट इंक्लूड्स एनी अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर वेदर डायरेक्ट और इम्प्लाइड। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का अनवेलकमिंग एक्ट और बिहेवियर जो डायरेक्ट हो या फिर इम्प्लाइड मतलब छुपा हुआ हो। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड अनवेलकम एडवांसेस टुवर्ड्स अ वुमेन एट द वर्क प्लेस। अगर आप फिजिकली छेड़खानी करते हैं तो पहली कैटेगरी वो है। सेकंड वन इज वर्बल, डिमांड्स फॉर सेक्सुअल फेवर्स और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स एंड कमेंट्स। तो कोई सहूलियत देने के बदले में इस तरह से डिमांड करना वो वर्बल कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वन इज विजुअल और नॉन वर्बल, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर। तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। आगे चलेंगे, तो हरासमेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। पहला है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रोमिसेस इन एक्सचेंज ऑफ फेवर्स। अगर किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के बदले में कुछ डिमांड किया जाता है तो वो भी हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वन इज डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, एक्सप्लिसिट थ्रेट्स टू करंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर कोई हरास कर रहा है, उनको थ्रेट्स दे रहा है और उनके साथ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी हरासमेंट का एक पार्ट है। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की अगर बात करें, इंटरफेरेंस विद वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर। किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ऐसा माहौल बना देना कि उनका काम करना ही मुश्किल हो जाए, बार बार टॉर्चर करना, परेशान करना, वो भी हरासमेंट में आता है। साथ ही साथ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हेल्थ और सेफ्टी, सबके सामने डांट लगा देना या दूसरी तरीके से ह्यूमिलेट करना जिससे कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट की हेल्थ और सेफ्टी अगर अफेक्टेड हो रही है तो वो भी हरासमेंट में आता है। आगे चलेंगे, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पर वर्क प्लेस को डिफाइन किया गया है। वर्क प्लेस में क्या क्या शामिल होता है? गवर्नमेंट एंटिटीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिट्स फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसके अंदर आ जाएंगे। हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, ये भी वर्क प्लेस में आते हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स वेन्यू की, स्टेडियम्स, कॉम्प्लेक्सेज एंड ट्रेनिंग वेन्यूज, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ वर्क प्लेस। इन ट्रांजिट, अगर रास्ते में है कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, प्लेसेज विजिटेड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट
इंक्लूडिंग प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट। अगर ऑफिशियल वर्क से फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं जा रही है, रास्ते में है, इन ट्रांजिट है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन उसको प्रोवाइड किया गया है वो भी वर्क प्लेस में आएगा। साथ ही साथ जिन प्लेसेस को वो विजिट करने वाली है वो भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आता है। साथ ही साथ लिविंग क्वार्टर्स, जहां पर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट रह रही है, अ ड्वेलिंग प्लेस और अ हाउस। आगे देखेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इन चार्ज ऑफ अ वर्क प्लेस मस्ट टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो किसी भी वर्क प्लेस के इंचार्ज की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के एक्ट को वो रोके। आगे चलेंगे, तो अभी हमने कंडक्ट रूल 3 तक कंप्लीट कर लिया है। रूल 4 पर जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे वो एक्टिविटीज जिनके लिए प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ वो एक्टिविटीज भी देखेंगे जिनके लिए किसी भी तरह की प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इन स्लाइड्स को हमने थोड़ा सा पहले रख लिया है। बाकी आगे जो हम रूल्स डिस्कस करेंगे तो उनमें भी प्रोहिबिशन और परमिशन की बात आती जाएगी। तो फिलहाल कुछ एक्टिविटीज को हम पहले देखेंगे। एक्टिविटीज रिक्वायरिंग प्रायर परमिशन और सैंक्शन, ऐसी एक्टिविटीज जिनके लिए प्रायर परमिशन और सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हम बात करेंगे वॉलंटरी एंड एकेडमिक परस्यूट्स की। ज्वाइनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कोर्सेज फॉर अ यूनिवर्सिटी डिग्री। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कोर्सेज को ज्वाइन करता है यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए, तो उसके लिए प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखेंगे ज्वाइनिंग द सिविल डिफेंस सर्विसेज। सिविल डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए भी प्रायर परमिशन चाहिए। इनरोलिंग एज अ मेंबर ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड। सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड को ज्वाइन करने के लिए भी प्रायर परमिशन चाहिए। साथ ही साथ ज्वाइनिंग द टेरिटोरियल आर्मी एंड ज्वाइनिंग द होम गार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इनको ज्वाइन करने के लिए भी गवर्नमेंट सर्वेंट को पहले परमिशन लेनी होती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस और कल्चर की बात की गई है जिनके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ज्वाइनिंग फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस कंडक्टेड बाय इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं जिनको इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। एक्सेप्टिंग मेंबरशिप ऑफ बुक क्लब्स रन बाय फॉरेन एजेंसीज। फॉरेन एजेंसीज द्वारा चलाए जाने वाले बुक क्लब्स, और साथ ही साथ बिकमिंग अ मेंबर और एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन सारी एक्टिविटीज के लिए आप देख रहे हैं प्रायर परमिशन और सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कई बार फॉरेन एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्टेक्ट करना देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा भी हो सकता है, इसलिए प्रायर परमिशन और सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है इलेक्टिव ऑफिसेज और पॉलिटिक्स की। होल्डिंग एन इलेक्टिव ऑफिस फॉर 2 टर्म्स और 5 years whichever is earlier। तो किसी भी इलेक्टिव ऑफिस को 2 टर्म्स के लिए या फिर मोर देन 5 years के लिए आप होल्ड नहीं कर सकते, उसके लिए प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस इन एनी बॉडी और कन्वेसिंग फॉर अ कैंडिडेट, किसी भी बॉडी में इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना या किसी कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार करना, उसके लिए भी प्रायर परमिशन चाहिए। होल्डिंग इलेक्टिव ऑफिस इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में किसी पोस्ट को होल्ड करना। एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन कैंपेन्स व्हाइल इन सर्विस, तो इसके लिए भी प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ेगी। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स की। अगर हम बात करें एकेडमिक वर्क की, एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम लेक्चरशिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज अ रेम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पार्ट टाइम लेक्चरशिप अगर आप एक्सेप्ट करते हैं जिसके बदले में आपको कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उसके लिए प्रायर परमिशन लेनी होगी। अगर हम बात करें लीगल प्रोफेशन की, इनरोलिंग एज एन एडवोकेट विद द बार एसोसिएशन। अगर आपने लॉ की डिग्री की है और बार एसोसिएशन में एज एन एडवोकेट आप इनरोल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, प्रोवाइडेड नो एक्टिव प्रैक्टिस अकर्स व्हाइल इन सर्विस। आप अपने आप को रजिस्टर्ड तो कर सकते हैं एज एन एडवोकेट, लेकिन सर्विस में रहते हुए कोई भी केस आप लड़ नहीं सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते लॉ की। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव्स की, एक्सेप्टिंग रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड रेगुलरली टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सेवाओं के बदले में अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उसके लिए भी आपको प्रायर परमिशन और सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट नेगोशिएशंस की। अंडरटेकिंग मेडिकल प्रैक्टिस ऑन अ प्योरली चैरिटेबल बेसिस इफ रजिस्टर्ड एज अ प्रैक्टिशनर। अगर कोई डॉक्टर चैरिटेबल बेसिस पर मेडिकल प्रैक्टिस करता है, भले ही आपकी सर्विसेज फ्री हैं, लेकिन आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। देन एंटरिंग इनटू नेगोशिएशंस विद प्राइवेट फर्म्स टू सिक्योर कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट व्हाइल स्टिल इन सर्विस। सर्विस में रहते हुए प्राइवेट फर्म्स के साथ आप नेगोशिएशन कर रहे हैं कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करने के लिए, तो ऐसा करने के लिए भी आपको प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी सैंक्शंस की। प्रायर
sanction is necessary for transactions with persons having official dealing, regardless of the amount. Intimation is required if repairs exceed more than 2 monthly basic pay. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर किसी पर्सन के साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रायर परमिशन और सैंक्शन लेना ही है। लेकिन अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई रिपेयर वर्क कराते हैं जिसकी वैल्यू आपकी मंथली बेसिक के 2 टाइम से ज्यादा है, तो ऐसे में आपको इंटीमेशन देना होगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन की बात की गई है। तो प्रायर सैंक्शन आपको कहाँ लेना है? ट्रांजेक्शन विद पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग, अगर कोई मूवेबल आइटम आप परचेज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है। फिर बात करेंगे प्रायर इंटीमेशन की। ट्रांजेक्शन विद पर्सन नॉट हैविंग ऑफिशियल डीलिंग, तो वहां पर आपको प्रायर इंटीमेशन देना है, प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं है अगर उसकी वैल्यू बेसिक पे लिमिट से ज्यादा है, जो हमने पहले देखा था। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी बेसिक सैलरी के 2 टाइम्स से ज्यादा है तब ऐसे में आपको इंटीमेशन देना है, अगर उस पर्सन के साथ आपकी कोई भी ऑफिशियल डीलिंग नहीं है। अगर हम मटेरियल परचेजेस की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रिपेयर्स और माइनर कंस्ट्रक्शन, अगर आपकी ऑफिशियल डीलिंग है किसी पर्सन के साथ तो इसके लिए आपको प्रायर सैंक्शन लेना जरूरी है। आगे चलेंगे, यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस और रिटायरमेंट की बात की गई है। सैंक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्टे विद फॉरेन डिप्लोमेट्स और फॉरेन नेशनल्स अब्रॉड। फॉरेन डिप्लोमेट्स और फॉरेन सिटीजन्स के साथ अगर आप अब्रॉड में रहते हैं तो इसके लिए प्रायर सैंक्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर हम पोस्ट रिटायरमेंट की बात करें, रिटायरमेंट के बाद जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, दे मस्ट ऑब्टेन परमिशन टू एक्सेप्ट कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट। तो ग्रुप ए ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद 1 साल के अंदर कोई भी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज की जिसके लिए कोई भी प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे पहले देखेंगे लीगल रिकोर्स ऑफ ग्रीवेंसेस। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड टू सीक रिड्रेस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। एक्सेस टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट फॉर एम्प्लॉयमेंट ग्रीवेंसेज इज अ राइट। तो कैट में अगर आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो ग्रीवेंसेज हैं तो ऐसे में आप कैट में केस फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर परमिशन। इट कवर्स डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सर्विस कंडीशंस। तो आपके एम्प्लॉयमेंट या सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है उसको लेकर के आप कोर्ट ऑफ लॉ या कैट में जा सकते हैं विदाउट एनी प्रायर परमिशन। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है सोशल सर्विस और श्रमदान की। पार्टिसिपेशन इन वॉलंटरी लेबर इज इनकरेज्ड। अब वॉलंटरी बेसिस पे अपने स्पेयर टाइम में अगर पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी सोशल सर्विस में तो उसमें प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इंगेज इन श्रमदान ड्यूरिंग स्पेयर टाइम, फ्री टाइम में आप श्रमदान कर सकते हैं जो एक सोशल वर्क है। इंक्लूड्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो जहाँ पर क्लीनिंग ड्राइव चल रही है या और भी कोई भी श्रमदान का काम है तो अपने फ्री टाइम में स्पेयर टाइम में आप वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर परमिशन। आगे देखेंगे, मेंबरशिप एंड वर्क फॉर भारत सेवक समाज इज परमिटेड विदाउट प्रायर सैंक्शन। तो भारत सेवक समाज भी इसी तरह की सोशल सर्विसेज करता है। इसकी मेंबरशिप के लिए और इसके लिए काम करने के लिए आपको किसी भी तरह की प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है एथिकल एंड मोरल मेंबरशिप्स की। टू बिकम मेंबर्स ऑफ संयुक्त सदाचार समिति, संयुक्त सदाचार समिति के मेंबरशिप के लिए भी किसी तरह की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। अगर हम बात करें सिविक ड्यूटी की, पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव मोरल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट एफर्ट्स, तो संयुक्त सदाचार समिति का यही काम है, कलेक्टिव मोरल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट एफर्ट्स। तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो किसी भी तरह की प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो परमिशन नीडेड फॉर इंटीग्रिटी फोकस्ड नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स, तो ऐसे नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स जो आपकी सत्य निष्ठा को बढ़ाते हैं या फिर सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं तो उनकी मेंबरशिप के लिए किसी भी तरह की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशंस की बात की गई है। रिप्रेजेंटिंग टू पे कमीशंस, इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन सबमिट मेमोरेंडा, इट मस्ट बी डन इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी। और इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस शुड नॉट बी पुट टू द कमीशन बाया दिस रूट। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में पे कमीशंस को रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है लेकिन उसमें इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस का जिक्र नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है नेशनल कॉजेज और चैरिटी की। बात करें अगर हम फ्लैग डे की, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इन कलेक्शंस, 7 दिसंबर को फ्लैग डे होता है, उसके लिए कलेक्शन में आप वॉलंटरी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कम्युनल हार्मनी की, फंड रेजिंग फॉर द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, तो नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी के लिए आप फंड रेज कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। सो दीज एक्टिविटीज सपोर्ट नेशनल इंटीग्रिटी एंड वेलफेयर विदाउट नीडिंग प्रायर अप्रूवल। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे रूल 4 की, विच टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स। सबसे पहले बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ इन्फ्लुएंस। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज देयर पोजीशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी फैमिली मेंबर्स। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने प्रभाव या इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं
नहीं करेगा अपने फैमिली मेंबर या नियर रिलेटिव्स को जॉब दिलाने के लिए। दिस अप्लाइज टू एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी और फर्म। तो इस तरह से ये एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंपनी या फर्म में हो सकता है। एंश्योर्स मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एंड प्रिवेंट्स नेपोटिज्म विद इन प्राइवेट सेक्टर्स डीलिंग विद द स्टेट। तो इस तरह से नेपोटिज्म को रोकने के लिए और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट को एंश्योर करने के लिए इस तरह की इन्फ्लुएंस और पोजीशन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है क्लास 1 ऑफिसर रिस्ट्रिक्शंस की। सबसे पहले बात करेंगे प्रायर सैंक्शन की। एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन, फैमिली मेंबर्स कैन नॉट एक्सेप्ट जॉब्स इन फर्म्स विद विच द ऑफिसर हैज ऑफिशियल डीलिंग। तो क्लास 1 ऑफिसर के फैमिली मेंबर्स प्रीवियस सैंक्शन के बिना ऐसी फर्म्स में जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिनके साथ उस गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल डीलिंग है। आगे चलेंगे, इफ एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट अवेट परमिशन, इट मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली एंड एक्सेप्टेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू सैंक्शन। अगर क्लास 1 ऑफिसर के फैमिली मेंबर ने बिना किसी परमिशन के जॉब को ज्वाइन कर लिया है तो उसके तुरंत बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और फर्दर जो भी सैंक्शन ऑर्डर है उसका वेट करना पड़ेगा। आगे देखेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स मस्ट इंटीमेट द अथॉरिटी एज सुन एज दे बिकम अवेयर ऑफ फैमिली एम्प्लॉयमेंट इन एनी फर्म दे डील विद। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को पता चलता है कि उसके किसी फैमिली मेंबर ने ऐसी फर्म को ज्वाइन कर लिया है जिसके साथ उसकी ऑफिशियल डीलिंग है तो उसके तुरंत बाद वो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। आगे चलेंगे, तो ये सारे जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट किसी तरह का फेवर ना करे पर्टिकुलर फर्म को। गवर्नमेंट सर्वेंट्स मस्ट नॉट डील विद मैटर्स और सैंक्शंस इन्वॉल्विंग फर्म्स वेयर अ फैमिली मेंबर इज एम्प्लॉयड। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसी फर्म से रिलेटेड मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट और सैंक्शन को डील नहीं करना चाहिए जहां पर उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर जॉब कर रहा है। एवरी सच मैटर मस्ट बी रिफर्ड टू एन ऑफिशियल सुपीरियर। अगर इस तरह का कोई मैटर आता है तो अपने सुपीरियर ऑफिसर को मैटर उसको रिफर कर देना चाहिए विद रीजन कि इस पर्टिकुलर फर्म में हमारा फैमिली मेंबर जॉब करता है और इस तरह से ये मोरली करेक्ट नहीं होगा कि उसके मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और सैंक्शंस को हम डील करें। आगे चलेंगे, डिस्पोजल ऑफ द केस शैल ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुपीरियर अथॉरिटी। तो इस तरह से सुपीरियर अथॉरिटी को इन्वॉल्व करने से केस का डिस्पोजल उस पर ही डिपेंड करेगा। इट अप्लाइज इफ द सर्वेंट और फैमिली मेंबर हैज एनी इंटरेस्ट इन द मैटर। तो इस तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट और उसके फैमिली मेंबर के किसी भी तरह के इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए सुपीरियर जो अथॉरिटीज हैं वो ऐसे मामलों को डील करेंगी जिन फर्म्स में गवर्नमेंट सर्वेंट के फैमिली मेंबर जॉब कर रहे हैं। आगे चलेंगे, रूल 5 टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल एक्टिविटीज। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग पार्ट इन द पॉलिटिक्स। तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर नहीं बन सकते अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। नो सब्सक्राइबिंग टू और असिस्टिंग एनी पॉलिटिकल मूवमेंट और एक्टिविटी। तो किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही असिस्ट करेंगे। आगे चलेंगे, दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू प्रिवेंट फैमिली मेंबर्स फ्रॉम एडिंग सबवर्सिव मूवमेंट्स। तो ऐसे आंदोलन या मूवमेंट जो विध्वंसक हो सकते हैं उनको सपोर्ट करने से गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने फैमिली मेंबर्स को भी रोकना है। इफ अनेबल टू प्रिवेंट फैमिलीज सबवर्सिव एक्टिविटीज रिपोर्ट मस्ट बी मेड टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपने किसी फैमिली मेंबर को किसी तरह के विध्वंसक मूवमेंट में शामिल होने से नहीं रोक पा रहा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन उसको गवर्नमेंट को देनी चाहिए। आगे चलेंगे, फर्दर प्रोहिबिशंस की अगर हम बात करें, नो कन्वेसिंग इंटरफेरेंस और यूज ऑफ इन्फ्लुएंस इन इलेक्शंस टू एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी। तो आपको किसी भी तरह के चुनावी प्रचार प्रसार या फिर चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना है और ना ही अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना है। हालांकि अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स में वोट बट मस्ट नॉट इंडिकेट हाउ दे वोटेड और प्रपोज टू वोट। ड्यूटी रिलेटेड असिस्टेंस इज परमिटेड। तो आपको वोटिंग राइट इस्तेमाल करने का पूरा हक है, लेकिन आपने किसको वोट किया, किसको वोट करने वाले हैं, इसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान अगर आप एज अ फंक्शनरी काम कर रहे हैं तो वो परमिसिबल है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स की बात करें, डिस्प्ले ऑफ इलेक्टोरल सिंबल्स ऑन पर्सन, व्हीकल और रेजिडेंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एज पर द एक्सप्लेनेशन। तो अपने घर पर, अपने व्हीकल, गाड़ी पर या फिर पर्सनली कोई बैच वगैरह किसी पॉलिटिकल पार्टी की सिंबल का वियर नहीं कर सकते। इसको लेकर के काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आगे चलेंगे, रूल 6 और 7 में कलेक्टिव एक्शंस की बात की गई है, जो किसी भी तरह की रैली, डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट हो सकता है। अगर हम बात करें एसोसिएशंस की, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट ज्वाइन और कंटिन्यू मेंबरशिप इन एसोसिएशंस प्रीजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर सकता जो देश की संप्रभुता, अखंडता और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो। अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेशंस या प्रदर्शन की, इट इज आल्सो फॉरबिडन इफ प्रेजुडिशियल टू स्टेट सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर
और इन्वॉल्व कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इंसाइटमेंट। तो आप किसी भी तरह के ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकते जिससे देश की सुरक्षा, विदेशी संबंध और साथ ही साथ पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है या फिर किसी कोर्ट ऑर्डर का कंटेम्प्ट होता है या फिर लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। आगे चलेंगे। अगर हम बात करें स्ट्राइक्स की, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू रिजॉर्ट टू और अबेट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, कोर्शन और फिजिकल ड्यूरेस रिगार्डिंग सर्विस मैटर्स। तो सर्विस मैटर से रिलेटेड किसी भी स्ट्राइक में आप ना तो भाग ले सकते हैं, ना ही किसी को भड़का सकते हैं किसी भी तरह की स्ट्राइक के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा रिस्ट्रिक्शंस को। आगे चलेंगे। रूल 8 टॉक्स अबाउट कनेक्शन विद प्रेस एंड मीडिया। प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड टू ऑन, एडिट और मैनेज एनी न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो किसी भी तरह की पब्लिक मीडिया को ऑन करना या उसमें किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको प्रीवियस सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशन की बात की गई है। पब्लिशिंग बुक्स और पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक मीडिया ड्यूरिंग बोनाफाइड ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। अगर किसी बुक को पब्लिश करना या मीडिया में पार्टिसिपेट करना आपकी ड्यूटी का हिस्सा है तो इस तरह के पार्टिसिपेशन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बुक को पब्लिश करने और पब्लिक मीडिया में भाग लेने के लिए एक डिस्क्लेमर भी है, इसको हम यहाँ देखेंगे। अ गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशिंग अ बुक और पार्टिसिपेटिंग इन अ पब्लिक मीडिया मस्ट क्लैरिफाई दैट व्यूज आर पर्सनल एंड नॉट दोज ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई बुक पब्लिश कर रहा है या फिर पब्लिक मीडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये माना जाता है कि जो भी विचार उसने व्यक्त किए उसके वो निजी या पर्सनल विचार हैं एंड ही इज नॉट द माउथ पीस ऑफ गवर्नमेंट। आगे चलेंगे। रूल 9 टॉक्स अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे। कौन कौन सी मीडियम्स इसमें कवर किए गए हैं क्रिटिसिज्म को लेके। इंक्लूड्स रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डॉक्यूमेंट्स, प्रेस कम्युनिकेशंस और पब्लिक अटरेंसेस। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी माध्यम से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, चाहे वो रेडियो हो या कोई टेलीकास्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डॉक्यूमेंट्स, प्रेस कम्युनिकेशन या फिर लोगों के बीच में जाकर के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पर जो भी एडवर्स स्टेटमेंट्स है उनको प्रोहिबिट किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एडवर्सली क्रिटिसाइज करेंट और रिसेंट पॉलिसी और एक्शन ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी करंट और रिसेंट पॉलिसीज हैं उसके अगेंस्ट कोई भी एडवर्स स्टेटमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं दे सकता। साथ ही साथ ऐसे स्टेटमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है जिससे फॉरेन रिलेशंस खराब हो सकते हैं। स्टेटमेंट्स कैपेबल ऑफ एम्बेरेसिंग relations between central government and any state or foreign state are forbidden। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी दूसरी स्टेट के साथ या फॉरेन कंट्री के साथ अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं किसी स्टेटमेंट से तो उससे भी गवर्नमेंट सर्वेंट को बचना चाहिए। ऐसे में जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को खुद ही क्रिटिसाइज कर रहा हो, वो किसी दूसरे के माध्यम से भी ऐसा काम नहीं कर सकता। द रूल अप्लाइज whether the statement is made in own name, anonymously, pseudonymously और in others name। क्रिटिसिज्म का स्टेटमेंट ना तो अपने नाम से, ना ही अज्ञात नाम से और ना ही कोई नकली या छद्म नाम से या फिर किसी दूसरे के नाम से दिया जा सकता है। तो क्रिटिसिज्म में इन सारे माध्यमों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। आगे चलेंगे। रूल 9 में कुछ की एक्सेप्शंस की बात की गई है। पहला देखेंगे, स्टेटमेंट्स मेड इन ऑफिशियल कैपेसिटी और ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ असाइन ड्यूटी। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट जारी कर रहा है जिसकी ड्यूटी उसको असाइन की गई है तो ऐसे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ ही साथ बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज बाय ट्रेड यूनियन ऑफिस बियरर्स रिगार्डिंग सर्विस कंडीशंस। तो ऐसे में अगर कोई एम्प्लॉय यूनियन का प्रेसिडेंट सर्विस मैटर्स को लेके गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो कर सकता है क्योंकि वो बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज में आ जाता है। आगे चलेंगे। रूल 10 टॉक्स अबाउट एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अथॉरिटी। अगर किसी कमेटी और अथॉरिटी के सामने आपको कोई साक्ष्य देना है, आप उसके गवाह हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशंस हैं। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल गिव एविडेंस इन कनेक्शन विद एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन, कमिटी और अथॉरिटी। अगर कोई इंक्वायरी कोई पर्सन कर रहा है, कोई कमेटी या अथॉरिटी कर रही है तो गवर्नमेंट सर्वेंट वहां अपीयर नहीं हो सकता विदाउट प्रायर सैंक्शन। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज इसेंशियल। गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन इसमें जरूरी है, तभी आप इस तरह की इंक्वायरी में एविडेंस देने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। आगे चलेंगे। रूल 10 के सब रूल 2 में बताया गया है, अगर किसी इंक्वायरी में एविडेंस देने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को परमिशन दे दी गई है तो उस इंक्वायरी में एविडेंस देने के लिए कुछ प्रोहिबिशन यहाँ पर किए गए हैं। वेयर सैंक्शन हैज बीन अकॉर्डेड द गवर्नमेंट सर्वेंट गिविंग सच एविडेंस शैल नॉट क्रिटिसाइज द पॉलिसी और एनी एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एविडेंस देते समय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की एक्शन या पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ये एक प्रोहिबिशन है। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है एग्जम्पशंस फ्रॉम सैंक्शन, मतलब यहाँ पर आपको प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रीवियस सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एविडेंस गिवन
इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। तो इन सिनेरियो में अगर आपको एविडेंस देना पड़ जाता है तो ऐसे में प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं है। पहला क्या है, इंक्वायरी बिफोर अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई इंक्वायरी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा की जा रही है तो उस इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने एविडेंस देने के लिए किसी भी तरह के प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी, किसी कोर्ट केस में अगर आपको गवाही देनी है, कोई एविडेंस देना है तो उसमें भी सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट जो अथॉरिटीज हैं अगर वो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट करती हैं तो उसमें भी एविडेंस देने के लिए किसी भी तरह के प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। आगे चलेंगे। रूल 11 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड आरटीआई। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल in performance of duties in good faith communicate information in accordance with द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटीज को माना जाता है ड्यूटीज इन गुड फेथ। तो ऐसे में आरटीआई के अंतर्गत जो भी इन्फॉर्मेशन हैं उसको वो कम्युनिकेट कर सकता है। दिस इंक्लूड्स अधेरेंस टू द रूल्स मेड अंडर द आरटीआई एक्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए आरटीआई एक्ट आया था और उसके अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उनको गवर्नमेंट सर्वेंट को देना है। साथ ही साथ सो मोटो डिस्क्लोजर की भी बात आरटीआई में की गई है। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन की। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कम्युनिकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट देयर ऑफ और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तो ऐसे में जिस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज करना है उनके अलावा कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या उसके किसी पार्ट को, साथ ही साथ जो बहुत ही गोपनीय इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, उसको डिस्क्लोज करने का राइट किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं है। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, ओनली इन अकॉर्डेंस विद जनरल स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट और परफॉर्मेंस इन गुड फेथ ऑफ असाइन ड्यूटीज टू ऑथराइज्ड पर्सन्स। तो उन्हीं इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है जो गुड फेथ में है या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग है। जैसे आरटीआई के रूल 8 में भी इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस की बात की गई है जिन इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन से गवर्नमेंट सर्वेंट को बचना है। आगे चलेंगे। रूल 12 टॉक्स अबाउट सब्सक्रिप्शंस एंड फंड रेजिंग। तो बेसिकली यहाँ पर किसी भी तरह के फंड कलेक्शन से गवर्नमेंट सर्वेंट को बचना चाहिए। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल आस्क फॉर और एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशंस, एसोसिएट हिमसेल्फ विद रेजिंग एनी फंड्स, इंगेज इन कलेक्शंस इन कैश और काइंड। किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन या कलेक्शन गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं करना चाहिए। दिस प्रोहिबिशन अप्लाइज टू एनी ऑब्जेक्ट व्हाटसोएवर अनलेस प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इज ऑब्टेन्ड। अगर आपने प्रीवियस सैंक्शन लिया है तभी आप किसी तरह के कैश और काइंड का कलेक्शन करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आगे चलेंगे। रूल 13 काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात की गई है कोर प्रोहिबिशन ऑफ गिफ्ट्स। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू एक्सेप्ट एनी गिफ्ट। तो किसी भी तरह के गिफ्ट को गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसको एक्सेप्ट कर सकता है उसकी कंडीशंस को आगे हम देखेंगे। इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड बाय अवॉइडिंग पेक्यूनरी एडवांटेजेस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो कहीं ना कहीं ऐसे गिफ्ट जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की जो इंटीग्रिटी है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको प्रोहिबिट किया गया है। गिफ्ट को लेकर के जो बारीकियां उनको हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। अब बात करेंगे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। पहला है फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, अदर सर्विसेज एंड एनी पेक्यूनरी एडवांटेज। अगर आपको कोई फ्री ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करा रहा है, फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग दे रहा है, साथ ही साथ किसी भी तरह की ऐसी सर्विसेज जिससे आपको तो फायदा हो रहा है लेकिन आपकी इंटीग्रिटी उसमें कंप्रोमाइज हो रही है। आगे हम बात करेंगे कैजुअल हॉस्पिटैलिटी की, जो गिफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आती है। अ कैजुअल मील, लिफ्ट और अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी शैल नॉट बी डीम्ड एज अ गिफ्ट। अगर आपने कैजुअली किसी के साथ खाना खा लिया या किसी ने आपको लिफ्ट दे दी या किसी सोशल गैदरिंग में आप पहुंचे, वहां पर उसने आपको वेलकम किया, तो ये कैजुअल हॉस्पिटैलिटी में आती है जिसको गिफ्ट के तौर पे नहीं देखा जा सकता। प्रोवाइडेड इट इज फ्रॉम पर्सन्स नॉट हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स। तो इसमें कंडीशन है इस तरह की कैजुअल हॉस्पिटैलिटी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं होना चाहिए जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, मतलब फ्रिक्वेंटली उसकी फर्म, एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन से आप काम लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो ऐसे लोगों के स्वागत सत्कार से आपको बच के रहना है। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है लैविश हॉस्पिटैलिटी की, जो एक गिफ्ट का पार्ट माना जाएगा। अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल अवॉइड एक्सेप्टिंग लैविश और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी
फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग ऑफिशियल डीलिंग विद हिम। तो किसी भी इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आपकी ऑफिशियल डीलिंग है तो उससे आपको लेविश और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी नहीं लेनी है। लेविश का मतलब है शानदार। आगे चलेंगे। रूल 13 में ही बात की गई है सोशल और रिलीजियस ओकेजन्स की। ऐसे मौकों पर जो आपको गिफ्ट मिलते हैं उसको लेकर के क्या कंडीशंस हैं। गिफ्ट्स में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम नियर रिलेटिव्स और पर्सनल फ्रेंड्स विद नो ऑफिशियल डीलिंग्स ऑन ओकेजन्स लाइक। तो आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं या फिर पर्सनल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपकी किसी भी तरह की ऑफिशियल डीलिंग नहीं है तो उनसे आप इन मौकों पर गिफ्ट ले सकते हैं, जैसे कि वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स या फिर कोई रिलीजियस फंक्शन है, आपकी शादी है, शादी की सालगिरह है या फिर कोई फ्यूनरल है या कोई रिलीजियस फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया है तो आपके जो नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड्स उन रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली कुछ गिफ्ट आपको देते हैं जिनके साथ आपकी किसी भी तरह की ऑफिशियल डीलिंग नहीं है तो उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है जिसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर रिपोर्टिंग लिमिट्स की बात की गई है। अगर ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स किसी सोशल और रिलीजियस मौकों पर एक लिमिट से ज्यादा अगर गिफ्ट लेते हैं तो उसको सुपीरियर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना जरूरी हो जाता है। गिफ्ट्स मस्ट बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट इफ द वैल्यूज एक्सीड। अगर ग्रुप ए पोस्ट की बात करें तो वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल्स आदि मौकों पर अगर टोटल गिफ्ट की कॉस्ट 25,000 से ज्यादा हो रही है तो उसको उन्हें गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा। और ग्रुप बी पोस्ट के केस में ये लिमिट है 15,000 से ज्यादा गिफ्ट्स अगर मिलते हैं तो उसको रिपोर्ट करना जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें ग्रुप सी पोस्ट की तो वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शन में मिलने वाले गिफ्ट की अपर लिमिट है 7,500। 7,500 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट अगर आपको मिलते हैं तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा। इसको हमने पहले भी देखा। ओनली एप्लीकेबल टू गिफ्ट्स फ्रॉम नियर रिलेटिव्स और पर्सनल फ्रेंड्स जिनके साथ आपकी किसी भी तरह की ऑफिशियल डीलिंग नहीं है। आगे चलेंगे। अगर हम अदर केसेस की बात करें, इन केसेस अदर देन सोशल ओकेजन्स गिफ्ट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट सैंक्शन इफ वैल्यू एक्सीड्स। तो सोशल ओकेजन्स के अलावा अगर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रायर सैंक्शन की जरूरत होगी अगर वो गिफ्ट की वैल्यू एक्सीड करती है। ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए मैक्सिमम लिमिट है 5,000 से ज्यादा के अगर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं तो उसके लिए प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम बात करें ग्रुप सी पोस्ट के लिए तो ये अपर लिमिट है ₹2,000। ग्रुप सी के गवर्नमेंट सर्वेंट 2,000 रुपए से ज्यादा अगर उनको गिफ्ट मिलते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन इज मैंडेटरी अबव दीज थ्रेशोल्ड्स। पहले ये कंडीशन ग्रुप डी के लिए भी थी लेकिन अब इस ग्रुप को खत्म कर दिया गया है। आगे चलेंगे। रूल 13 के सब रूल 4 में बात की गई है गिफ्ट्स फ्रॉम फॉरेनर्स। पहले हम देखेंगे फॉरेन डिग्निटरीज को। मेंबर्स ऑफ इंडियन डेलीगेशंस में रिसीव और रिटेन गिफ्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशन रूल्स 2012। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी इंडियन डेलीगेशन का मेंबर है और फॉरेन विजिट के दौरान उसको गिफ्ट्स मिलते हैं तो उसको रेगुलेट किया जाएगा द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2012 के अकॉर्डिंगली। तो उसमें क्या प्रोविजंस किए गए उसकी समरी हम देखेंगे। इफ द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ गिफ्ट्स एक्सीड 15,000, तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट को गिफ्ट्स मिले हैं फॉरेन विजिट के दौरान अगर उनकी एग्रीगेट वैल्यू 15,000 से ज्यादा हो रही है तब ऐसे में उसको वो सारे गिफ्ट्स को डिपॉजिट करना होगा। तो जो भी मिनिस्ट्री उस डेलीगेशन की विजिट को स्पॉन्सर कर रही है उसके सेक्रेटरी को वो इन्फॉर्म करेगा और सारे गिफ्ट्स को जमा कर दिया जाएगा। और उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री में एक तोसा खाना डिपार्टमेंट होता है, वो उन गिफ्ट्स की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और किसी गिफ्ट की मार्केट वैल्यू 5,000 रुपीज से कम है तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट इसको रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है। और अगर गिफ्ट्स की रिपोर्टिंग की बात करें तो विद इन 30 डेज गवर्नमेंट सर्वेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसमें एक ऑप्शन और है, 5,000 रुपीज से कम की वैल्यू के गिफ्ट को गवर्नमेंट सर्वेंट अपने पास रख सकता है, लेकिन किसी गिफ्ट की कीमत उससे ज्यादा है तो ऐसे में 5,000 रुपीज से जो भी एडिशनल वैल्यू होगी उसको पे करके गवर्नमेंट सर्वेंट उस गिफ्ट को अपने पास रिटेन कर सकता है। आगे देखेंगे। In all other cases, acceptance and retention are regulated by specific instructions issued by the government। इसको भी हमने डिस्कस किया किस तरह की लिमिट है। आगे चलेंगे। यहाँ बात की गई है फॉरेन फर्म्स की। A government servant shall not accept any gifts from any foreign firm which is contracting with the government of India, one with which the government servant has or is likely to have official dealings। तो ऐसे में अगर कोई फॉरेन फर्म जिसके साथ गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल डीलिंग है या उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है तो उससे भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी तरह का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आगे चलेंगे। रूल 13A टॉक्स अबाउट डाउरी प्रोहिबिशन। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल गिव और टेक और अबैट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ना तो दहेज लेगा, ना ही देगा, ना ही किसी को उकसा सकता है दहेज लेने या देने के लिए। डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी डाउरी फ्रॉम पेरेंट्स और गार्जियन। तो किसी भी तरह की डिमांड आप नहीं कर सकते ब्राइड या ग्रूम के पेरेंट या गार्जियन से। अगर हम बात करें डाउरी क्या है,
मीनिंग एज पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में जिस तरह से डाउरी को डिफाइन किया गया है उसी सेंस में यहाँ पर डाउरी की मीनिंग को लिया जाएगा। आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे रूल 14 की, विच टॉक्स अबाउट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड टू रिसीव कम्प्लीमेंट्री एड्रेसेस और अटेंड मीटिंग्स इन हिज ऑनर। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट हो रहा है या फिर ट्रांसफर हुआ है तो उसके सम्मान में कोई भी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन बिना परमिशन के नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं, उनको हम देखेंगे। इनफॉर्मल प्राइवेट फेयरवेल्स ऑन रिटायरमेंट और ट्रांसफर एंड सिंपल पब्लिक बॉडी इंटरटेनमेंट्स आर अलाउड। तो इसके लिए किसी भी तरह की प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इनफॉर्मल प्राइवेट फेयरवेल हो रहा है रिटायरमेंट या ट्रांसफर पर, साथ ही साथ सिंपल पब्लिक बॉडी इंटरटेनमेंट्स, तो किसी छोटी फेयरवेल पार्टी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें एक बात की और मनाही है, प्रेशराइजिंग क्लास 3 स्टाफ फॉर सब्सक्रिप्शंस। अगर क्लास 3 गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट या ट्रांसफर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी प्रोग्राम करने के लिए क्लास 3 स्टाफ को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि आपको भी कंट्रीब्यूशन देना है। आगे चलेंगे। रूल 15 टॉक्स अबाउट प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट सरकारी सेवा में रहते हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ट्रेड या बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अपने आप को इंगेज नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज निगोशिएट फॉर और अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए ना तो वो निगोशिएट करेगा और ना ही अंडरटेक करेगा, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए साइमल्टेनियसली किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट को वो नहीं ले सकता। आगे देखेंगे। होल्ड इलेक्टिव ऑफिस और कैनवेस फॉर कैंडिडेट्स इन एनी बॉडी। तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं करेगा जो इलेक्टिव ऑफिस है जिसके लिए इलेक्शन होते हैं, ना ही किसी कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार का काम करेगा बिना प्रायर सैंक्शन के। कैनवेस फॉर इंश्योरेंस कमीशन एजेंसीज मैनेज्ड बाय फैमिली मेंबर्स। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के फैमिली मेंबर्स किसी इंश्योरेंस एजेंसी या कमीशन एजेंसी को रन करते हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी को अप्रोच नहीं करेगा कि आप किसी पर्टिकुलर एजेंसी से इंश्योरेंस ले लीजिए, ये स्कीम अच्छी है, इसमें ज्यादा आपको फायदा है। तो इस तरह की कैनवेसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकता। आगे देखेंगे। कॉर्पोरेट एंड मीडिया पार्टिसिपेशन। अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, टेकिंग पार्ट इन रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी बैंक, कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन या उसकी स्कीम के प्रमोशन या फिर किसी तरह के मैनेजमेंट का काम नहीं करेगा बिना किसी प्रायर सैंक्शन के। अगर हम मीडिया प्रोग्राम्स की बात करें, रिक्वायर सैंक्शन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉन्सर्ड और प्राइवेटली प्रोड्यूस मीडिया प्रोग्राम्स, रेडियो, टीवी, वीडियो मैगजीन्स। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट किसी रेडियो टॉक्स में या टेलीविजन पे अपीयर होता है या साथ ही साथ किसी वीडियो, डॉक्यूमेंट्री या मैगजीन का पार्ट बनता है तो उसके लिए भी उसको पहले से परमिशन लेने की जरूरत है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करता है तो ऐसे में किसी भी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है। नो परमिशन इज नीडेड इफ द पार्टिसिपेशन इज इन अ प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड और कमीशन्ड बाय गवर्नमेंट मीडिया इन ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट मीडिया कमीशन कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसे में ऑफिसिटिंग कैपेसिटी में उसमें पार्टिसिपेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखेंगे। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज है जहाँ पर किसी भी तरह की सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। पहला हम देखेंगे सोशल एंड चैरिटेबल वर्क। ऑनररी वर्क फॉर अ सोशल और चैरिटेबल नेचर इज परमिटेड विदाउट प्रायर सैंक्शन। तो आप बिना किसी वेतन के कोई काम करते हैं, ऑनररी वर्क है, साथ ही साथ वो चैरिटेबल नेचर का भी है, एक तरह से सोशल वर्क है, तो उसमें किसी तरह की प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क। ओकेजनल वर्क ऑफ अ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक कैरेक्टर इज अलाउड। अगर आप कभी कभार लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक कैरेक्टर का कोई वर्क करते हैं तो इसके लिए भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखेंगे स्पोर्ट्स एंड क्लब्स की बात करें, अगर पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स एज एन अमेच्योर और मैनेजिंग क्लब्स फॉर स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज विदाउट इलेक्टिव ऑफिस। आप अगर किसी स्पोर्ट्स में शौकिया तौर पे शामिल होते हैं, उसको खेलते हैं, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स क्लब को मैनेज कर रहे हैं या फिर उसकी कल्चरल एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्लब्स जिनमें कोई भी इलेक्टिव ऑफिस नहीं है उनको आप कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर परमिशन। आगे देखेंगे। यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस की बात की गई है। जो भी परमिटेड वर्क्स हैं उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं। डिसकंटिन्यू एक्टिविटीज इमीडिएटली इफ डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट।
अगर गवर्नमेंट कहती है कि इस तरह की एक्टिविटीज आपको नहीं करनी है, चाहे वो सोशल वर्क था, आर्टिस्टिक वर्क है या फिर कोई भी ऑनररी वर्क है, तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन मिलने पर आपको उसको तुरंत बंद करना होगा। आगे देखेंगे, ऑफिशियल ड्यूटीज शैल नॉट सफर ड्यू टू सच एक्टिविटीज। ये तो एक प्राइम कंडीशन है कि आपकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है, वर्क ऑफ नेचर है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट टू गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ ऑफ स्टार्टिंग पार्टिसिपेशन इन सोसाइटीज और कोऑपरेटिव्स। अगर आप किसी सोसाइटी या कोऑपरेटिव की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो विद इन मंथ आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। साथ ही साथ नो होल्डिंग ऑफ इलेक्टिव ऑफिस इन सच ऑर्गेनाइजेशंस। बिना किसी परमिशन के गवर्नमेंट सर्वेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कोई भी इलेक्टिव ऑफिस बियर नहीं करेगा। ऐसी पोस्ट वो नहीं ले सकता जिसके लिए इलेक्शन होते हैं। आगे चलेंगे, रूल 15 में ही बात की गई है फैमिली बिजनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फीस की। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एंगेज्ड इन ट्रेड, बिजनेस और इंश्योरेंस एजेंसीज। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी फैमिली मेंबर किसी ट्रेड, बिजनेस और इंश्योरेंस एजेंसी में इन्वॉल्व है तो इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होगी। आगे देखेंगे, जहां बात की गई है प्रोफेशनल फीस की। नो फी मे बी एक्सेप्टेड फॉर वर्क डन फॉर एनी प्राइवेट पब्लिक बॉडी और पर्सन विदाउट सैंक्शन। फी फॉलोज फंडामेंटल रूल 9(6)(a)। तो फी की डेफिनेशन हमने फंडामेंटल रूल्स में देखी थी। अगर कोई भी पेमेंट अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यूटी या स्टेट से होता है तो वो फीस की कैटेगरी में आता है। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने वर्क के लिए जो प्राइवेट पब्लिक बॉडी या किसी पर्सन के लिए किया गया है विदाउट सैंक्शन, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब फीस को एक्सेप्ट करने के लिए प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे चलेंगे, रूल 15A टॉक्स अबाउट हाउसिंग एंड अकोमोडेशन। पहले बात की गई है नो सबलेटिंग, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑन सबलेटिंग, लीजिंग और अलाउइंग थर्ड पार्टी ऑक्यूपेशन ऑफ अलॉटेड अकोमोडेशन। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई क्वार्टर अलॉट किया गया है तो उसको ना तो वो किराए पे दे सकता है, ना ही लीज पे दे सकता है, ना ही किसी थर्ड पार्टी को अलाउ कर सकता है वहां पर रहने के लिए। फिर बात करेंगे टाइमली वेकेशन की। मस्ट वेकेट प्रीमाइसेस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट आफ्टर अलॉटमेंट कैंसिलेशन। अलॉटमेंट के कैंसिलेशन के बाद टाइमली गवर्नमेंट सर्वेंट को क्वार्टर को वेकेट करना होगा। वायलेशन लीड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड रिकवरी ऑफ पेनल रेंट। अगर किसी भी तरह का वायलेशन होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी हो सकता है, साथ ही साथ एडिशनल रेंट को रिकवर भी किया जा सकता है। आगे चलेंगे, रूल 16 टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है सट्टेबाजी। अगर आप किसी शेयर मार्केट में फ्रीक्वेंट सेल और बाय करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी। फ्रीक्वेंट परचेज और सेल ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, यही होता है स्पेकुलेशन। फ्रीक्वेंटली आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, वही आपकी सट्टेबाजी है, स्पेकुलेशन है। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट्स थ्रू लाइसेंस स्टॉक ब्रोकर्स आर अलाउड एंड डू नॉट काउंट एज स्पेकुलेशन। अगर आप ओकेजनल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी लाइसेंस्ड स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू, तब उसको स्पेकुलेशन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। मतलब स्पेकुलेशन प्रोहिबिटेड है लेकिन ओकेजनल इन्वेस्टमेंट आपका परमिटेड है थ्रू लाइसेंस्ड स्टॉक ब्रोकर्स। आगे चलेंगे, यहाँ पर कुछ प्रोहिबिशंस की बात की गई है इन्वेस्टमेंट में। नो इन्वेस्टमेंट्स लाइकली टू एम्बेरेस और इन्फ्लुएंस ऑफिशियल ड्यूटीज। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपकी ऑफिशियल ड्यूटी को नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। परचेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम डायरेक्टर्स कोटा इज डीम्ड एम्बेरेसिंग। अगर डायरेक्टर के कोटा में कोई शेयर्स हैं उनको आप परचेज कर रहे हैं तो ये अलाउड नहीं है, इसको एम्बेरेसिंग माना जाएगा। अगर हम आईपीओ रिस्ट्रिक्शन की बात करें, नो पार्टिसिपेशन इन सीपीएसई आईपीओज एफपीओज इफ द ऑफिसर इज इन्वॉल्व इन प्राइस फिक्सेशन। तो आपने देखा होगा मार्केट में आईपीओज आते हैं और गवर्नमेंट कंपनीज के भी आईपीओ आते हैं मार्केट में, और उस आईपीओ की प्राइस फिक्सेशन में अगर आप एक मेंबर हैं तो उस आईपीओ को आप परचेज नहीं कर सकते, उस शेयर को आप खरीद नहीं सकते। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की, जिसमें हम देखेंगे लैंडिंग को कि आप किससे पैसा उधार ले सकते हैं। पहले देखेंगे लोकल लिमिट्स को। नो लैंडिंग बोरोविंग विद एनी पर्सन और फर्म विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी और विद होम ऑफिशियल डीलिंग्स अकर। अगर कोई पर्सन या फर्म किसी अथॉरिटी के लोकल लिमिट में आती है जिसके साथ उसकी ऑफिशियल डीलिंग है तो ऐसे पर्सन या फर्म से किसी तरह की लैंडिंग और बोरोविंग अलाउड नहीं है। आगे देखेंगे इंटरेस्ट प्रोहिबिशन। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम लैंडिंग मनी टू एनी पर्सन एट इंटरेस्ट और इन अ मैनर वेयर रिटर्न्स आर चार्ज्ड। मतलब आप किसी पर्सन को उधार पैसा नहीं दे सकते जिसके बदले में आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट के रूप में आपको एडिशनल रिटर्न वहां से मिल रहा है। आगे देखेंगे, जहां बात की गई है पेक्यूनरी ऑब्लिगेशन की। मस्ट नॉट प्लेस वन सेल्फ अंडर एनी पेक्यूनरी ऑब्लिगेशन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और फर्म्स हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स। तो जिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और फर्म्स के साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है उनसे किसी भी तरह का आपको पेक्यूनरी ऑब्लिगेशन नहीं रखना है। कोई भी सर्विस, कोई भी गिफ्ट, कोई भी पैसा उनसे नहीं लेना है।
आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई परमिटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की। तो पहले हमने रिस्ट्रिक्शंस देखे थे, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस की बात की गई है। एक्सेप्शन टू द जनरल बैन, प्योरली टेम्पररी लोन्स फ्रॉम रिलेटिव्स फ्रेंड्स इन स्मॉल अमाउंट और इंटरेस्ट फ्री इट इज अलाउड। आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से इंटरेस्ट फ्री और एक छोटा सा अमाउंट अगर उधार लेते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ एडवांस ऑफ पे टू प्राइवेट एम्प्लॉइज, अगर आप किसी प्राइवेट एम्प्लॉय को एडवांस में पेमेंट करते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट अकाउंट्स विद बोनाफाइड ट्रेड्समैन, जो आपके रजिस्टर्ड ट्रेड्समैन हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ एक आप क्रेडिट अकाउंट रख सकते हैं। कई बार हम क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं, बाद में पेमेंट कर देते हैं, मतलब उधार सामान खरीद के बाद में पेमेंट आप कर सकते हैं अपनी क्रेडिट पर। ट्रांजैक्शन विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनके लिए गवर्नमेंट ने पहले से सैंक्शन दिया हुआ है वो भी किए जा सकते हैं। आगे देखेंगे। अपॉइंटमेंट ट्रांसफर इन्वॉल्विंग ब्रीच मस्ट बी रिपोर्टेड फोर्थविथ टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, किसी तरह का अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर ऐसा हो रहा है जिसमें इन रूल्स को ब्रीच किया गया है तो उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना जरूरी हो जाता है। आगे चलेंगे। रूल 17 टॉक्स अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड इंडेप्टेडनेस। गवर्नमेंट सर्वेंट्स मस्ट मैनेज प्राइवेट अफेयर्स टू अवॉइड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने जो भी प्राइवेट अफेयर्स हैं, अपनी लाइफ को इस तरह से बनाना है कि फ्रीक्वेंट उसको लोन्स ना लेना पड़े, उधारी ना लेना पड़े। एनी डेट रिकवरी सूट और इंसॉल्वेंसी केस मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसा केस है जो उसके ऊपर उधारी की वजह से आया है या फिर इंसॉल्वेंसी की वजह से आया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को तुरंत ही गवर्नमेंट को उसको रिपोर्ट करना होगा। साथ ही साथ अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें, द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट प्रूव द इंसॉल्वेंसी रिजल्टेड फ्रॉम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट सर्वेंट की है कि जो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आई है या रिकवरी का जो केस आया है वो किन कंडीशंस में हुआ, और अगर वो कंडीशंस उसके कंट्रोल के बाहर थी वो सारे रीजंस उसको गवर्नमेंट को बताने पड़ेंगे। आगे चलेंगे। रूल 18 टॉक्स अबाउट असेट्स एंड लायबिलिटीज। गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने फर्स्ट अपॉइंटमेंट के समय जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसका डिक्लेरेशन देना होता है, जिसमें हम देखेंगे पहली कैटेगरी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या क्या शामिल है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ऑन्ड, एक्वायर्ड और हेल्ड ऑन लीज और मॉर्गेज। तो इन सारे तरीकों से जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका डिक्लेरेशन आपको करना होगा। अगर हम सिक्योरिटीज की बात करें तो इसमें शेयर, डिवेंचर्स, कैश और बैंक डिपॉजिट्स आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो इनहेरिटेड हैं, जो आपने अपने एंसेस्टर से लिए हैं, या आपकी खुद के ऑन्ड हैं या फिर एक्वायर्ड हैं जिनको आपने बाद में परचेज किया है। और साथ ही साथ लायबिलिटीज को भी आपको डिक्लेयर करना होता है कि क्या क्या आपकी देनदारियां हैं। ऑल डेट्स इनकर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सारे डिक्लेरेशन आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट के समय गवर्नमेंट को करना होगा, क्या क्या आपके पास एसेट्स हैं और क्या क्या लायबिलिटीज हैं। आगे देखेंगे। यहाँ पर बात की गई है एनुअल रिटर्न्स की। ग्रुप ए, बी और सी कैटेगरी के जो भी एम्प्लॉय हैं उनको एनुअली 31 जनवरी तक प्रीवियस कैलेंडर ईयर के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न देना होता है, हेल्ड इन ऑन नेम और फैमिली नेम। जो भी उन्होंने एसेट्स एक्वायर की हैं पिछले एक साल में अपने नाम पर या फिर उनके फैमिली मेंबर्स के नाम पर, उनका डिक्लेरेशन करना होता है 31 जनवरी तक। इन ऑल रिटर्न्स द वैल्यूज ऑफ आइटम्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बर्थ लेस देन 10,000 रुपीज मे बी एडेड एंड सोन एज लमसम। तो ऐसे मूवेबल आइटम्स जिनकी बर्थ 10,000 रुपीज से कम है तो उनको लमसम में दिखाया जा सकता है, सेपरेटली डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। द वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज सच एज क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, बुक्स नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन सच रिटर्न। तो जो भी आपके डेली यूज के आइटम्स हैं उनको एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न में शो करना जरूरी नहीं होता है, इन आइटम्स का एग्जम्पशन वहां पर है। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की। मैंडेटरी फॉर एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ लीज, मॉर्गेज, परचेज और गिफ्ट। तो यहाँ पर बात की गई प्रीवियस नॉलेज की। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं, खरीदते या बेचते हैं, तो प्रायर इंटीमेशन आपको गवर्नमेंट को देना है, लेकिन प्रायर सैंक्शन की जरूरत हो जाती है कहाँ पर, रिक्वायर्ड इफ द ट्रांजेक्शन इज विद अ पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसके साथ गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल डीलिंग है तो उसके लिए प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, केवल इंटीमेशन से काम नहीं चलेगा। इट अप्लाइज टू प्रॉपर्टी इन ऑन नेम और फैमिली नेम। तो इस तरह से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं प्रॉपर्टी के वो आपके खुद के नाम पर हो सकते हैं या फिर फैमिली मेंबर्स के, वो सब इसमें कवर होगा। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है हाई वैल्यू मूवेबल एसेट्स की। अगर आप ऐसे हाई वैल्यू मूवेबल एसेट्स या प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं जिनकी वैल्यू आपके मंथली बेसिक पे के 2 टाइम्स से ज्यादा है तो उसको आपको रिपोर्ट करना होगा। ट्रांजैक्शंस इन मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन 1 मंथ
इफ द वैल्यू एक्सीड्स 2 months बेसिक पे। तो इस तरह के मूवेबल एसेट्स को एक्वायर करने के 1 month के अंदर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होगा अगर वैल्यू आपके मंथली बेसिक पे के 2 times से ज्यादा है। और फिर से हम बात करेंगे प्रायर सैंक्शन की। प्रीवियस सैंक्शन इज मैंडेटरी इफ द ट्रांजेक्शन इज विद अ पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप ट्रांजेक्शन में हैं जिसकी आपके साथ ऑफिशियल डीलिंग्स है तो इसके लिए आपको प्रायर सैंक्शन की जरूरत है, भले ही आप कोई भी मूवेबल एसेट खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू आपकी मंथली बेसिक के 2 times से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, अगर आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इंटीमेट कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन 30 days तक कोई भी सैंक्शन या कम्युनिकेशन नहीं होता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि आपको परमिशन दे दी गई है। इफ नो कम्युनिकेशन और रिफ्यूजल रिगार्डिंग सैंक्शन विद इन 30 days द ऑफिशियल इज फ्री टू अज्यूम ग्रांट ऑफ सैंक्शन। तो ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको सैंक्शन मिल गया है। अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, अगर कोई फैमिली मेंबर ऑन फंड से अपने पैसे से कोई भी एसेट खरीद रहा है तो उसके लिए किसी भी तरह की प्रायर सैंक्शन या रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती है। ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट आउट ऑफ देयर ऑन फंड्स, जिसमें शामिल है स्त्री धन, गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस इन देयर ऑन नेम्स नीड नॉट बी रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट। तो अगर फैमिली मेंबर अपनी अर्निंग से कोई भी एसेट गेन कर रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करना जरूरी नहीं होता है। आगे चलेंगे, यहाँ पे बात की गई है मैंडेटरी स्टेटमेंट्स की। द अथॉरिटी may require a complete statement of movable और immovable property at any time। तो competent authority कभी भी आपसे movable और immovable property की information या statement मांग सकती है। अगर बात करें source disclosure की, must include details of means और source by which property was acquired। तो किस तरीके से किस सोर्स से अपने प्रॉपर्टी को परचेज किया है उसको भी डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाता है। स्टेटमेंट मस्ट बी फर्निश्ड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको ऑर्डर दिया कि इतने दिनों के अंदर आपको प्रॉपर्टी स्टेटमेंट देना है तो उसी टाइमलाइन में वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। बात करें अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की तो इसमें शामिल होती है ज्वेलरी, इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनकी वैल्यू आपके मंथली बेसिक पे के 2 times से ज्यादा है, शेयर्स, लोन्स, व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें टीवी, फ्रिज, रेडियो वगैरह आते हैं। तो ये सारे आपके मूवेबल प्रॉपर्टी के पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की तो ग्रुप ए के लिए ये गवर्नमेंट है, ग्रुप बी के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ग्रुप सी के लिए होता है हेड ऑफ ऑफिस। साथ ही साथ यहाँ पर लीज की डेफिनेशन भी दी गई है। लीज फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 year और रिजर्विंग ईयरली रेंट एक्सेप्ट व्हेन इन्वॉल्विंग ऑफिशियल डीलिंग। तो ऐसा टर्म जो 1 साल से ज्यादा के लिए हो या फिर ईयरली रेंट को रिजर्व कर दिया गया है तो उसको हम कहते हैं लीज। लेकिन लीज के केस में कोई भी ऑफिशियल डीलिंग शामिल नहीं होनी चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे, रूल 18A टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड इंडिया। मैंडेटरी प्रीवियस सैंक्शन की बात यहाँ पर की गई है। एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया के बाहर अगर आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप बेच रहे हैं या फिर कोई नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, पहले से आपको परमिशन लेनी होगी। एनी ट्रांजैक्शन विद फॉरेनर्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस। अगर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन फॉरेनर्स के साथ है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ है या फिर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है तो इसके लिए भी प्रीवियस सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अप्लाई टू प्रॉपर्टी इन ऑन नेम और इन द नेम ऑफ एनी फैमिली मेंबर। तो ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन आपके नाम पर हो सकता है या फिर आपके फैमिली मेंबर के नाम पर भी हो सकता है, तब भी आपको प्रीवियस सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सैंक्शन के लिए अगर आपने एप्लीकेशन दिया है और 60 डेज में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई भी सैंक्शन या फिर कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि आपको सैंक्शन ऑर्डर मिल गया है। इफ नो कम्युनिकेशन और रिफ्यूजल रिगार्डिंग सैंक्शन विद इन 60 days द ऑफिशियल इज फ्री टू एज्यूम ग्रांट ऑफ सैंक्शन। तो विद इन इंडिया के केस में हमने देखा था 30 डेज में अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा कि परमिशन मिल गई है, और अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो उसमें टाइमलाइन है 60 डेज की। आगे चलेंगे, रूल 19 which talks about vindication of official acts. No government servant shall, except with the previous sanction of the government, have recourse to any court of law or the press or media. तो बिना प्रायर सैंक्शन के गवर्नमेंट सर्वेंट ना तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है, ना ही प्रेस और मीडिया में कोई बयान दे सकता है। अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसके लिए प्रायर सैंक्शन लेना जरूरी होता है। दिस अप्लाइज व्हेन एन ऑफिशियल एक्ट हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एडवर्स क्रिटिसिज्म और डिफेमेटरी अटैक। किसी ऑफिशियल एक्ट की वजह से अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को एडवर्स क्रिटिसिज्म मिल रहा है या फिर उसको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे में प्रायर सैंक्शन के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है या फिर प्रेस या मीडिया को ब्रीफ कर सकता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर टाइम लिमिट की बात की गई है। इफ नो सैंक्शन इज रिसीव्ड विद इन 3 months
from the date of receipt of the request by the government servant is free to assume that permission has been granted। तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहता है या प्रेस और मीडिया में कोई बयान देना चाहता है और उसने परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन अगर 3 मंथ्स में कोई भी सैंक्शन नहीं होता है, परमिशन नहीं मिलती है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसको परमिशन दे दी गई है। तो यहाँ पर टाइम लिमिट है 3 मंथ्स या 90 डेज। आगे चलेंगे। रूल 19 के सब रूल 2 में बात की गई है प्राइवेट कैपेसिटी एक्ट्स। अगर ऑफिशियल एक्ट है और उसमें कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है तब तो प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन निजी जीवन में अगर इस तरह से कोई घटना हुई है तो उसके लिए किसी भी तरह के प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नथिंग इन दिस रूल प्रोहिबिट्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम विंडिकेशन देयर प्राइवेट कैरेक्टर और एनी एक्ट डन इन प्राइवेट कैपेसिटी। ऑफिशियल वर्क के अलावा अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई उसके ऊपर आरोप लगाता है, तो उसकी निजी लाइफ से संबंधित ये मैटर्स हैं और ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट को उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए या फिर FIR करना है या मीडिया बुलानी है तो उसमें किसी भी तरह के प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिगार्डिंग सच एक्शन। हालांकि अगर उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई मैटर है जो कोर्ट में गया है तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट उसकी रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को देगा। आगे चलेंगे। रूल 20 टॉक्स अबाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस। अक्सर आपने देखा होगा ट्रांसफर, पोस्टिंग या फिर अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए कई बार पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, MPs फोन करते हैं, तो यहाँ पर रूल 20 में इसी तरह के आउटसाइड इन्फ्लुएंस को प्रोहिबिट करने की बात की गई है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग एनी पॉलिटिकल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस टू बियर अपॉन एनी सुपीरियर अथॉरिटी। तो अपनी सुपीरियर अथॉरिटी को वो किसी भी तरह से पॉलिटिकल या अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस के थ्रू प्रेशराइज कराने की कोशिश नहीं करेगा। रूल 21 टॉक्स अबाउट रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज। शादी को लेकर के यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगा जो ऑलरेडी मैरिड है और जिसकी स्पाउस अभी जिंदा है। तो ये मेल और फीमेल दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में होगा। तो कोई भी मेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसी फीमेल से शादी नहीं करेगा जिसका ऑलरेडी हस्बैंड है और जो लीगली सेपरेट भी नहीं हुए हैं। इसी तरह से कोई भी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे मेल से शादी नहीं करेगी जिसकी ऑलरेडी वाइफ है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग अ स्पाउस लिविंग शैल इंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज विद एनी पर्सन। तो वाइस वर्सा केस है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट मैरिड है, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड जिंदा है, तब पर भी वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता। आगे चलेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस और परमिशन की बात की गई है। पहले हम देखेंगे वो एक्सेप्शन जो पर्सनल लॉ में दिया गया है। मैरिज इज परमिसिबल अंडर द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू द सर्वेंट एंड द अदर पार्टी। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट और वो व्यक्ति जिससे वो शादी करने वाला है, दोनों का पर्सनल लॉ अगर परमिट करता है तो एक से ज्यादा शादी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज अदर ग्राउंड्स। देयर आर अदर वैलिड ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग सच एन एक्सेप्शनल परमिशन। तो कोई मेडिकल केस हो सकता है या कोई और ऐसा ग्राउंड हो सकता है जिसके बेसिस पे दूसरी शादी करने की परमिशन दी जा सकती है। आगे चलेंगे। रूल 21(3 टॉक्स अबाउट मैरिज टू फॉरेनर्स। तो यहाँ पर मैंडेटरी इंटीमेशन आपको देना है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज मैरिड और मैरीज अ पर्सन अदर देन ऑफ इंडियन नेशनैलिटी शैल फोर्थविथ इंटीमेट द फैक्ट टू द गवर्नमेंट। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी फॉरेनर के साथ शादी कर ली है या करने वाला है तो इसका इंटीमेशन आपको गवर्नमेंट को देना होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट आर प्राइमरी कंसिडरेशन हियर, कि जिस भी फॉरेनर से आप शादी कर रहे हैं उसकी नॉलेज गवर्नमेंट को होनी चाहिए, इसलिए मैंडेटरी इंटीमेशन रखा गया है। आगे चलेंगे। रूल 22 जिसमें बात की गई है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स की। अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्ट्रिक्टली अवॉइड बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स इन फोर्स इन एनी एरिया। तो ऐसे में जिस एरिया में वो सर्विस कर रहा है या रहता है वहां पर भी जो भी लॉ है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग्स को लेकर के उसको गवर्नमेंट सर्वेंट फॉलो करेगा। साथ ही साथ नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी। तो ड्यूटी के दौरान गवर्नमेंट सर्वेंट को नशे की हालत में नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे। अगर हम बात करें पब्लिक प्लेस रिस्ट्रिक्शंस की, रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग इन अ पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस में आप किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकते। नॉट अपीयर इन पब्लिक प्लेस इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ना तो नशा कर सकते हैं और ना ही नशे की हालत में आप पब्लिक प्लेस में अपीयर हो सकते हैं। नॉट यूज एनी इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक और ड्रग टू एक्सेस। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग का एक्सेस इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें पब्लिक प्लेस की, उसकी मीनिंग क्या है? पब्लिक प्लेस मीन्स एनी प्लेस और प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग अ कन्वीनियंस टू विच द पब्लिक हैव और आर परमिटेड टू हैव एक्सेस वेदर ऑन पेमेंट और अदरवाइज। तो कोई भी ऐसी जगह, साथ ही साथ इसमें कन्वेंस भी शामिल है, जहां पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, चाहे वो उस प्लेस पर कोई पेमेंट दे के जा रहा हो, वो सारी जगह पब्लिक प्लेस में आती हैं।
आगे चलेंगे। रूल 22A में बात की गई है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन की। जैसे कि आपको पता है 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के वर्क में एम्प्लॉय करना एक गुनाह होता है, जुर्म होता है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एम्प्लॉय टू वर्क एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन की बात की गई है। आगे चलेंगे। रूल 23 टॉक्स अबाउट फाइनलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रूल्स इट शैल बी रिफर्ड टू द गवर्नमेंट्स डिसीजन देयर ऑन शैल बी फाइनल। तो कोई भी अगर इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है कंडक्ट रूल से रिलेटेड तो वो मैटर गवर्नमेंट को रिफर किया जाएगा और गवर्नमेंट को पूरा राइट है उस पर फाइनल डिसीजन लेने का। आगे चलेंगे। रूल 24 में बात की गई है डेलीगेशन ऑफ पावर्स की। द गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट दैट एनी पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट और एनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट शेल आल्सो बी एक्सरसाइजेबल बाय अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपने पावर को डेलीगेट करती है अपने सबऑर्डिनेट्स को। इनमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। तो जो पावर गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है वही सेम पावर वो ऑफिशियल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको पावर डेलीगेट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एक एक्सेप्शन भी है। पावर्स अंडर रूल 23 विच इज अबाउट इंटरप्रिटेशन कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। तो इंटरप्रिटेशन का पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अब देखेंगे आज की लास्ट स्लाइड। रूल 25 जहाँ पे बात की गई है रिपील एंड सेविंग की। ऑल करेस्पॉन्डिंग रूल्स इन फोर्स बिफोर 1964 आर हेयर बाई रिपील्ड। तो यहाँ पर सीसीएस कंडक्ट रूल लागू होने के बाद जो भी प्रीसीडिंग रूल्स थे वो पूरी तरह से अबॉलिश हो गए, लेकिन इसमें जो प्रीवियस रूल्स में एक्शन हुए उनकी बात की गई है। एक्शंस टेकन अंडर रिपील रूल्स आर डीम टेकन अंडर 1964 प्रोविजंस। तो पहले जो भी एक्शंस लिए गए थे उनको ऐसा माना जाएगा कि उनको सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के अंडर ही लिया गया है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रिपील रूल्स रिमेन्स पनिशेबल एज इफ अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 1964 रूल्स। तो रिपील रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन या उनका उल्लंघन ऐसा माना जाएगा कि वो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 का उल्लंघन है। तो इस तरह से आज हमने सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के हर एक रूल को बारीकी से समझा। आई होप आपको हर एक एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।